सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका आयकर के इस आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य सुविधाओं के मूल्यांकन के बारे में, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटीज़ टैक्सेबल टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। इसमें हमने फैसिलिटी ऑफ मोटर कार को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल फैसिलिटी यानी कि चिकित्सा सुविधा के बारे में। एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेम्बर्स को मेडिकल फैसिलिटी या फिर कर्मचारी के द्वारा किए गए मेडिकल एक्सपेंसेस के रीइम्बर्समेंट की फैसिलिटी अगर दी गई है तो ऐसी फैसिलिटी कुछ एक कंडीशंस में एग्जैम्प्टेड होती है। वो कौन सी कंडीशंस हैं देखिए। पहले बात करते हैं भारत में चिकित्सा सुविधा के बारे में। एम्प्लॉयर द्वारा संचालित हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा। दूसरा, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में चिकित्सा सुविधा। तीसरा, मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल में नियम 3A में जो बीमारियां बताई गई हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। नियम 3A में जो बीमारियां बताई गई हैं इनके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके बाद है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त कोई प्राइवेट हॉस्पिटल और केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड किसी योजना या बीमा विमानक एवं विकास प्राधिकरण IRDR की स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा भुगतान। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है भारत से बाहर चिकित्सा सुविधा। अगर चिकित्सा सुविधा भारत से बाहर प्रदान की गई है तो ऐसी स्थिति में निम्न राशियाँ कर मुक्त होंगी। कौन कौन सी राशियाँ हैं इसमें देखिए। चिकित्सा पर वास्तविक व्यय, लेकिन ये जो राशि है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्वीकृत विदेशी मुद्रा है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, विदेश में रोगी यानी कि पेशेंट और एक उसके अलावा अन्य व्यक्ति यानी कि अटेंडेंट उसके रहने के खर्चे, लेकिन यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि ये राशि RBI द्वारा स्वीकृत जो विदेशी मुद्रा है उससे ज़्यादा नहीं होगी। तीसरा, रोगी और उसके अटेंडेंट के फॉरेन जाने पर हुआ यात्रा व्यय, लेकिन ये भी तभी कर मुक्त होगा जबकि कर्मचारी की ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा ना हो। और इस 2 लाख को के लिए भी हमें ध्यान रखना है कि इस 2 लाख की गणना में इस सुविधा को हमें शामिल करने से पहले देखना है कि ये जो हमारी सकल कुल आय है वो 2 लाख से यदि ज़्यादा नहीं है तो ऐसी स्थिति में पेशेंट और उसके एक अटेंडेंट के फॉरेन जाने पर हुआ यात्रा व्यय। ठीक है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि हम बात कर रहे हैं कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को। तो परिवार से यहाँ क्या मतलब है, परिवार के सदस्यों से हमारा क्या मतलब है। परिवार के सदस्यों में कर्मचारी के का जो स्पाउस है, जीवन साथी है वो और उसके बच्चे शामिल होते हैं। बच्चे कर्मचारी पर आश्रित हो सकते हैं या फिर वो स्व आश्रित भी हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, और या फिर वो मैरिड या अनमैरिड भी हो सकते हैं। इसके अलावा कर्मचारी पर मुख्यतः या फिर पूरी तरह से डिपेंडेंट उसके पेरेंट्स या ब्रदर्स और सिस्टर्स भी परिवार में शामिल किए जाते हैं। और एक बात यहाँ पर जो और ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया गया चिकित्सा भत्ता है यानी कि मेडिकल अलाउंस, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है और उसके लिए हमें कर्मचारी द्वारा किए गए चिकित्सा के एक्चुअल एक्सपेंसेस को ध्यान में नहीं रखना होता। तो ये जो है फैसिलिटी, ये चिकित्सा फैसिलिटी के बारे में हमने बात की अभी कि किस प्रकार से ये एग्जैम्पशंस इसकी मिलती हैं। इसके अलावा अगली जो फैसिलिटी है वो है अवकाश यात्रा रियायत या सहायता। इंग्लिश में इसे कहते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन और असिस्टेंस, या शॉर्ट में इसे LTA या LTC भी कहा जाता है। LTC जो है ये भी यदि किसी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य को अपने घर या इंडिया में किसी भी दूसरे प्लेस पर जाने के लिए एम्प्लॉयर द्वारा LTC दी जाती है तो ऐसी असिस्टेंस की राशि एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो है एग्जेम्प्टेड होती है। LTC
कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा सर्विस के दौरान या फिर रिटायरमेंट या फिर नौकरी की समाप्ति पर अपने घर या फिर भारत में किसी भी दूसरे प्लेस में पर जाने के लिए दी जा सकती है। तो ये एग्जेम्पशन किस अमाउंट तक दी जाती है? ये एग्जेम्पशन 3 अमाउंट्स जो हैं उनमें सबसे कम यानी कि न्यूनतम राशि की सीमा तक कर मुक्त होती है। ये 3 अमाउंट्स कौन सी हैं? पहली, नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर से प्राप्त एक्चुअल अमाउंट। दूसरी, कर्मचारी द्वारा यात्रा पर किया गया वास्तविक खर्च, वो राशि। तीसरा, एक टेबल दी गई है तालिका, उस तालिका में वर्णित राशि। ये तालिका क्या है? तालिका में कर्मचारी के द्वारा यात्रा के लिए अपनाए गए जो विभिन्न साधन हैं उनके लिए छूट की राशि अलग अलग एक्सप्लेन उसमें की गई है। तो इस टेबल के अनुसार 3rd पॉइंट में हमें राशि को रखना होता है। ये टेबल क्या है? इसमें कई परिस्थितियां दे रखी हैं कि यदि जो ट्रैवलिंग है वो बाय एयर की गई है, विमान के द्वारा की गई है, तो छूट की राशि होगी सबसे छोटे रास्ते से राष्ट्रीय परिवहन के विमान की इकोनॉमी कैटेगरी का किराया। दूसरा, यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान और गंतव्य स्थान यानी कि डेस्टिनेशन जो है वो रेल पथ से जुड़े हैं और यात्रा विमान के अलावा दूसरे किसी साधन से की जाती है, तो फिर सबसे छोटे रास्ते से ट्रेन की जो एयर कंडीशन्ड है उसके फर्स्ट श्रेणी के किराए की राशि। तीसरा, यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान और जो गंतव्य स्थान यानी कि जो डेस्टिनेशन है वो पूरी तरह से या पार्टली रेल पथ से जुड़े हुए नहीं हैं और इन यात्रा के दोनों स्थानों के बीच में यदि मान्यता प्राप्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध है तो सबसे छोटे रास्ते में प्रथम श्रेणी या डीलक्स श्रेणी के किराए की राशि, और यदि मान्यता प्राप्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस उपलब्ध नहीं है तो फिर सबसे छोटे रास्ते से रेल की वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन प्रथम श्रेणी का किराया, यह मानते हुए कि यात्रा रेल के द्वारा की गई है। तो ये जो है छूट की राशियाँ विभिन्न स्थितियों में जो अलग अलग हमें दी गई हैं, इन राशियों को हमें स्थिति के अनुसार 3rd पॉइंट में रख लेना है। तो फिर 3 पॉइंट्स जिनको हमें कंपेयर करना है वो कौन से होंगे? पहला, एम्प्लॉयर से प्राप्त वास्तविक राशि। दूसरा, कर्मचारी द्वारा ट्रैवलिंग में व्यय की गई एक्चुअल अमाउंट। और तीसरा, जो अभी टेबल मैंने आपको बताई थी उसके अनुसार, साधन के अनुसार जो यात्रा के लिए अपनाया गया है वो राशि हमें टेबल के अकॉर्डिंग ले लेनी है और इन तीनों पॉइंट्स को हमें कंपेयर करना है। इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगी उसकी हमें कर मुक्ति एलटीसी के संबंध में प्रदान करनी है। तो ये था आपका एलटीसी के संबंध में प्रावधान। इसके बाद हमें ये देखना है कि एलटीसी की जो कर मुक्ति है ये कितनी बार प्राप्त की जा सकती है। एलटीसी की कर मुक्ति यानी कि एग्जैम्पशन 4 सालों के खंड में 2 बार प्राप्त की जा सकती है। जो ये 4-4 सालों के ब्लॉक या खंड बनाए गए हैं, ये खंड जो है 1 जनवरी 1986 से प्रारंभ होता है, यानी कि जो पहला ब्लॉक है या जो पहला खंड है वो 1 जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1989 89 तक। दूसरा 1 जनवरी 1990 से 31 दिसंबर 1993 तक। तीसरा 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 1997 तक। इसी प्रकार अगला चौथा खंड, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और वर्तमान में अभी 9वां खंड हमारा चल रहा है 4 वर्षों वाला। ये अभी चल रहा है 1 जनवरी 2018 से और 31/12/2021 तक वाला चल रहा है 9वां खंड। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है 1-2 चीज़ें कि यदि कोई एम्प्लॉई है उसको 4 सालों के एक खंड में 2 से ज़्यादा बार यदि उसको एलटीसी यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन मिला है तो 2 बार तक तो प्राप्त एलटीसी की राशि की तो कर मुक्ति मिलेगी। ऊपर जो भी हमने नियम में बात करी है उस नियम के अनुसार उसको एग्जैम्पशन मिलेगी और बाकी जो उसकी यात्राएं हैं 2 से ज़्यादा, उनके लिए प्राप्त पूरी की पूरी राशि जो है वो टैक्सेबल होगी। लेकिन यदि किसी एम्प्लॉय ने किसी 4 सालों के खंड में एलटीसी की कंसेशन का लाभ एक बार भी नहीं लिया या केवल एक ही बार लिया है
देखो 2 बार का मिलता है एग्जाम्पशन, लेकिन उसने लिया ही नहीं या एक ही बार लिया है उसका बेनिफिट, तो उस दशा में अगले 4 सालों के खंड में जो पहला कैलेंडर ईयर होगा उसमें जो उसने यात्रा की गई है, यात्रा सहायता प्राप्त की है, उसके संबंध में ये माना जाएगा कि ये पिछले 4 सालों के खंड से संबंधित है। रिपीट कर देती हूँ, यदि किसी कर्मचारी ने किसी 4 वर्षीय खंड में एलटीसी की छूट का लाभ एक बार भी नहीं उठाया या फिर एक ही बार उठाया है, तो ऐसी दशा में अगले 4 वर्षीय खंड के पहले कैलेंडर वर्ष में प्राप्त की गई यात्रा रियायत के संबंध में ये माना जाएगा कि वो पिछले 4 सालों के खंड के संबंध में है। यानी कि ऐसी विशेष परिस्थिति में 3 बार प्राप्त की गई एलटीसी भी कर मुक्त हो सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में एक से अधिक यात्रा सहायता अगले पीरियड या अगले ब्लॉक में फॉरवर्ड नहीं की जा सकती। परिवार से यहाँ पर आशय वही है कर्मचारी का जीवन साथी यानी कि स्पाउस और उसके बच्चे, कर्मचारी के माता पिता और उसके भाई बहन जो कि पूरी तरह से या मुख्यतः उसी पर आश्रित हों। और यहाँ पर एक और बात है कि 1 अक्टूबर 1998 से पहले की यात्राओं के संबंध में ऐसी छूट का लाभ सभी बच्चों को मिलता था, लेकिन 1 अक्टूबर 1998 के बाद ऐसी एग्जैम्पशन 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चों के लिए नहीं मिलेगी। और जो विदेश में घूमने पर नियोक्ता द्वारा वहन किया गया व्यय हमेशा पूरी तरह से टैक्सेबल होगा, चाहे एम्प्लॉई भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक। विदेश भ्रमण पर नियोक्ता द्वारा वहन किया गया पूरा खर्चा पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। तो ये था आज का हमारे 2 पॉइंट्स जिसमें हमने मेडिकल फैसिलिटी और लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में बात की। और आज के लिए अभी के लिए इतना ही। इससे आगे 2-3 पॉइंट्स और हैं विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो सुविधाएं हैं उनके मूल्यांकन के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।